तो दोस्तों मैं आज जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये 2025 की वन ऑफ द मोस्ट हॉरर मूवी में से एक है। इस मूवी को काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद किया गया है और इसके डायरेक्टर है जॉर्ज क्रेगर। इसे IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 स्टार की रेटिंग मिली है। तो बिना देरी करे हुए इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में हम इस मूवी से रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्चे की वॉइस ओवर को सुन पाते हैं और वो बच्चा कहता है कि 2 साल पहले पेंसिल्वेनिया में एक रात 2:17 पर 17 बच्चे गायब हो चुके थे। उन सारे बच्चों में कॉमन बात ये थी कि सारे बच्चे अपने घर से दौड़ते हुए भाग रहे थे और उस दिन से लेकर अभी तक उन बच्चों का कुछ भी पता नहीं चला है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जो 17 बच्चे थे वो एक ही स्कूल के थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन हैरानी वाली बात तो यह है कि उस क्लास में कुल 18 बच्चे थे, जिसमें 17 बच्चे गायब हुए और एक बच्चा अभी भी वहां पर रह गया और उस बच्चे का नाम एलेक्स है। उस क्लास की टीचर जस्टिन गैंडी अगले दिन क्लास में पढ़ाने के लिए आती है तो उसे वहां पर सिर्फ एक बच्चा दिखाई देता है। ऐसे में जस्टिन गैंडी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। अब गायब हुए बच्चों के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा हड़दम मचाते हैं और वहाँ पर जस्टिन गैंडी के ऊपर आरोप लगाते हैं। सारे पेरेंट्स बोल रहे थे कि जस्टिन गैंडी ने ही कुछ ऐसी हरकतें की होंगी और हमारे बच्चों को कुछ ऐसा सिखाया होगा जिसे सारे बच्चे हमें छोड़कर चले गए। यहाँ पर तुरंत पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है, क्योंकि 17 बच्चे अचानक गायब हो जाना कोई आम बात नहीं है। पुलिस भी एक तरह से काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि 17 बच्चे अचानक कैसे गायब हो गए। यहाँ पर पुलिस जस्टिन से भी पूछताछ करती है और एलेक्स से भी, लेकिन पुलिस को पूछताछ में कुछ खास पता नहीं चलता। पुलिस को अभी तक सिर्फ एक बात पता चली थी कि सारे बच्चे एक ही टाइम पर यानी कि 2:17 पर घर से दौड़कर भागे हैं और उसके बाद कभी वापस लौटकर नहीं आए। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। कुछ घर में CCTV कैमरा थे जिसमें क्लियरली विजिबल था कि बच्चे अपनी मर्जी से दौड़ते हुए भाग रहे हैं। उन्हें कोई भी दौड़ा नहीं रहा और कोई भी फोर्स नहीं कर रहा। खास बात यह है कि सारे बच्चे एक ही पैटर्न में भाग रहे हैं, यानी कि हाथ फैलाकर और कुछ एक ही पोजीशन में भाग रहे हैं। तो इस मूवी में इसी बात को आगे बढ़ाकर इन्वेस्टिगेशन किया गया है। इस बीच में हमें कई सारे शॉकिंग टर्न्स मिलेंगे जो हमें शॉक कर देंगे। तो ये था मूवी का इंट्रो। अब मूवी स्टार्ट जस्टिन के नज़रिए से होती है, जहां पर सारे पेरेंट्स उसे दोष दे रहे थे। सारे पेरेंट्स जस्टिन के ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे थे कि उसी की वजह से सारे बच्चे गायब हुए हैं। तभी वहां पर स्कूल का प्रिंसिपल एंड्रयू मैथ्यूस आता है और जस्टिन को डिफेंड करते हुए बोलता है कि इन सब में जस्टिन का हाथ नहीं है। लेकिन तभी उन पेरेंट मीटिंग में से एक पेरेंट खड़ा होता है जिसका नाम आर्चर होता है और वो पूरा इल्जाम जस्टिन के ऊपर डालता है। वो क्लियरली साफ साफ शब्दों में कहता है कि जस्टिन की वजह से हमारे बच्चे गायब हुए हैं। जस्टिन के ऊपर भी एक मेंटल प्रेशर आ रहा था कि उसी की वजह से सारे बच्चे कहीं गायब तो नहीं हुए, क्योंकि उसका बिहेवियर बच्चों के साथ बहुत नॉर्मल था। अब जस्टिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थी, इसलिए वो अल्कोहल लेने के लिए अल्कोहल शॉप पर जाती है, जहाँ पर जेम्स नाम का एक ड्रग लेने वाला बंदा उसे पैसे मांगता है, लेकिन जस्टिन उसे किसी तरह इग्नोर करती है और अपने घर पर जाती है। अब जस्टिन को सबसे ज़्यादा डर उन पेरेंट्स से था जिसके बच्चे गायब हुए हैं। जस्टिन को लग रहा था कि उनके पेरेंट्स आकर मुझे कहीं मार न डालें, क्योंकि कई अननोन नंबर से जस्टिन को कॉल आ रहे थे और धमकी भरे मैसेज भी उसे मिल रहे थे। जस्टिन किसी तरह रात में सो जाती है और दिन में जब बाहर आकर देखती है तो उसकी कार पर किसी ने बड़े बड़े शब्दों में विच लिख दिया था। इस बात की कंप्लेंट लेकर वो पुलिस में जाती है और कंप्लेंट कराती है। यहाँ पर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम पॉल है और जस्टिन उसे हाय करती है। इन दोनों को देखकर हमें लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है। अब जस्टिन को जानना था कि आखिर वो 17 बच्चे कहाँ गायब हुए। जस्टिन खुद इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी, इसलिए वो उस बच्चे एलेक्स से बात करना चाहती है। इस बात के लिए वो प्रिंसिपल से परमिशन लेती है, लेकिन प्रिंसिपल उसे साफ मना कर देते हैं, क्योंकि एलेक्स काफी ज्यादा मेंटल प्रेशर में था, क्योंकि एलेक्स से काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुकी थी। प्रिंसिपल जस्टिन को सजेस्ट करते हैं कि कुछ दिन का ब्रेक लेकर तुम यहाँ से चले जाओ, वरना यहाँ का माहौल बिगड़ सकता है। अब जस्टिन को ना चाहते हुए भी यहाँ से जाना पड़ता है। कुछ टाइम तक वो स्कूल भी नहीं आती, लेकिन यहाँ पर जस्टिन एलेक्स को फॉलो जरूर करने लगती है। अब इसके बाद जस्टिन एक बार में जाती है जहाँ पर वो ड्रिंक करने लगती है।
तभी वहाँ पर पॉल आता है और पॉल को भी वो ड्रिंक करा देती है। अब जस्टिन काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में थी, इसलिए वो पॉल के साथ सो जाती है। जैसा मैंने पहले बताया कि जस्टिन और पॉल का एक रिलेशनशिप है, काइंड ऑफ फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पॉल एक शादीशुदा इंसान है और ये बात जस्टिन को भी अच्छी तरह पता है, लेकिन वो दोनों फिर भी इंटीमेट होते हैं। और ये पहली बार इंटीमेट नहीं हो रहे थे, इसके पहले भी कई बार इंटीमेट हो चुके हैं। नेक्स्ट डे जस्टिन फिर से एलेक्स का पीछा करती है और उसे बात करने की बार बार कोशिश करती है, लेकिन एलेक्स जस्टिन को खदेड़ देता है और उसे अपना पीछा करने के लिए मना करता है। क्लियरली डिनाई कर देता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करना, लेकिन जस्टिन फिर भी नहीं मानती और एलेक्स का पीछा करते हुए वो उसके घर तक पहुंच जाती है। घर पर पहुंचने के बाद वो देखती है कि घर की सारी विंडोज को पेपर से कवर किया गया है। उन पेपर में थोड़ा सा गैप दिख रहा था, तो वो विंडो से झांक कर देखती है तो उसे दो परछाई दिखाई देती है। वो परछाई किसी और की नहीं, बल्कि ध्यान से देखने पर वहाँ पता चलता है कि उनके पेरेंट्स खड़े हैं और वो अजीब तरह से खड़े हैं और मूवमेंट भी नहीं कर रहे हैं। ये देखकर जस्टिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत अपने प्रिंसिपल को कॉल करती है। प्रिंसिपल से बात करके वो उन्हें बताती है कि हमें लीगल तरीके से एलेक्स के घर पर जांच करनी चाहिए। यहाँ इस घर में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है और एलेक्स के पेरेंट कहीं न कहीं खतरे में हैं। इसी तरह रात हो जाती है, लेकिन जस्टिन वहाँ से नहीं जाती। जस्टिन अपने कार में बैठकर इंतजार करती है। वो एक तरह से उस घर पर नजर रख रही थी कि कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए जस्टिन पूरी रात वहीं बिताती है। काफ़ी टाइम हो चुका था, इसलिए जस्टिन की वहीं पर आंख लग जाती है और जस्टिन की आंख लगने के बाद एलेक्स के घर में से एक औरत निकलती है और जस्टिन की कार में जाकर उसके कुछ बाल काटकर अपने साथ ले जा लेती है। जस्टिन यहाँ पर सो रही थी, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चला। इसके बाद कहानी का प्रोस्पेक्टिव चेंज होता है और हमें आर्चर के नज़रिए से कहानी दिखाई जाती है। आर्चर के बेटे का नाम मैथ्यू था और वो भी उन्हीं 17 बच्चों में से एक था। आर्चर का मानना है कि उसका बेटा सिर्फ जस्टिन के कारण गायब हुआ है। आर्चर ही वही बंदा था जो जस्टिन से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता था। इनफैक्ट उसने जस्टिन की कार पर भी विच लिखा था। आर्चर जस्टिन का बार बार पीछा कर रहा था क्योंकि उसे शक हो रहा था कि जस्टिन ने ही हमारे बच्चों को गायब किया है। आर्चर अपने बेटे को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव था। आर्चर बार बार पुलिस स्टेशन जाता और अपने बच्चों की खबर लेने की कोशिश करता, लेकिन पुलिस से भी उसे कोई खास रिस्पांस नहीं मिलता। वो हर रात अपने बच्चे की वीडियो देखता कि उसका बच्चा किस तरह अपने घर से भागा है। दरअसल आर्चर के घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था जिसमें उसके बच्चे के भागने की वीडियो कैद हो गई थी। हर रात वो उसी वीडियो को देखता ताकि उसे कोई सुराग मिल जाए। आर्चर बार बार उस वीडियो को देखता है, जिससे उसे एक बात समझ आ जाती है कि मैथ्यू एक ही डायरेक्शन में भागा है। वो तुरंत मैप पर उस डायरेक्शन को प्लॉट कर देता है। दूसरे दिन वो एक और विक्टिम फैमिली के घर पर जाता है और उसकी सीसीटीवी कैमरे को देखता है। उसके सीसीटीवी कैमरे में जब दूसरे फैमिली का बच्चा जब भागा तो वो भी एक ही डायरेक्शन में भागा और एक ही टाइम पर भागा। तब आर्चर उस डायरेक्शन को भी मैप पर प्लॉट कर देता है। जो लाइन आर्चर ने ड्रॉ करी उसका इंटरसेक्ट पॉइंट एक ही है। मतलब कि मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं दोस्तों, तो जो बच्चे घर से भागे हैं वो एक ही दिशा में भागे हैं और एक ही जगह पर भागे हैं। अब इन सब की इन्वेस्टिगेशन करते आर्चर एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे जस्टिन दिखाई देती है। वो जगह कोई और नहीं बल्कि गैस स्टेशन था जहां पर जस्टिन अपनी कार में गैस डलवा रही थी। आर्चर तुरंत जस्टिन के पीछे जाकर उसके ऊपर चिल्लाना चालू करता है, उसे बुला भला कहना चालू करता है। तभी हम उस स्कूल के प्रिंसिपल मार्कस को देखते हैं जो अजीब तरह से दौड़ के आ रहे थे। ये दौड़ सेम उन्हीं की तरह थी जिस तरह सारे बच्चे घर से भागे थे। वो सीधा जस्टिन के पास आ रहा था। मार्कस को देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी ने पजेस कर लिया है और ये पजेस कुछ इस तरह था कि उसे बीच में कुछ भी नहीं दिख रहा था। रास्ते में जो भी आ रहा था बस वो उन्हें इग्नोर करके जस्टिन के पीछे भिड़ गया था। वो सीधा भागते हुए आते हैं और जस्टिन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब पीछे आर्चर खड़ा था इसलिए वो जस्टिन की जान बचाने के लिए मार्कस को किसी तरह पकड़ लेता है। आर्चर उसे काफी रोकने की कोशिश करता है लेकिन मार्कस किसी तरह अपने आप को छुड़ा लेता है। मार्कस को आर्चर के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ जस्टिन को मारना चाहता था। मानो कि उसे पजेस करके कहा गया हो कि सिर्फ जस्टिन को ही मारना है। जस्टिन किसी तरह स्टोर में भागती है और मार्कस उसके पीछे पीछे भागता है और मार्कस से जस्टिन को बचाने के लिए आर्चर भी उसके पीछे जाता है। मार्कस जस्टिन को पकड़ लेता है लेकिन आर्चर तभी बीच में आकर मार्कस को मारने लगता है।
जस्टिन किसी तरह मौका देखकर यहाँ से भागने लगती है और वो स्टोर के बाहर निकलकर भागती है और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है और मैं पॉल के नज़र से कहानी दिखाई जाती है। ऑफिसर पॉल की बीवी टाउन से बाहर गई होती है और पॉल पुलिस स्टेशन पे जाता है। दोस्तों ये वही सीन है जहाँ जस्टिन की कार पर किसी ने विच लिख दिया था और विच लिखने के कारण जस्टिन पुलिस स्टेशन शिकायत करने के लिए गई थी। तभी जस्टिन को पॉल दिखाई देता है और दोनों एक दूसरे को हाय कहते हैं। इसके बाद पॉल अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। रास्ते में उसे जेम्स नाम का एक लड़का दिखाई देता है जो ड्रग लेता था। पॉल उसे देख लेता है और जेम्स का वो पीछा करने लगता है। जेम्स का पीछा करते करते वो उसे पकड़ लेता है और फाइनली उसे पीटने लगता है। पॉल जब जेम्स की जेब चेक कर रहा था तब जेम्स की जेब में कुछ नीडल जैसी शार्प चीज रखी थी जो पॉल के हाथ में चुभ जाती है, जिससे पॉल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पॉल उसे 2 पंच लगा कर देता है जिससे जेम्स वहीं पर बेहोश हो जाता है और पॉल ने जो उसे पंच किया उसकी कार के डेस्क में वो सब रिकॉर्ड हो चुका था। अगर पॉल का ये बर्ताव कोई हायर ऑफिसर देख लेता है तो उस पर असॉल्ट का केस हो सकता है जिससे उसे उसकी नौकरी से भी हाथ गंवाना पड़ सकता है। इसलिए पॉल जेम्स को बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस आज की घटना के बारे में तुम किसी को मत बताना। यानी एक तरह से वो उसे नेगोशिएट कर लेता है। साथ ही वो उसे वार्निंग देता है कि इस टाउन में तुम दोबारा मत दिखना। इसके बाद पॉल को जस्टिन का मैसेज आया और दोनों बार में मिले और बार में मिलने के बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ है। बार में मिलने के बाद दोनों इंटीमेट हुए और इंटीमेट होने के बाद पॉल वहां से चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पॉल अपने घर पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी जल्द ही घर पर आ चुकी है। उसकी वाइफ बाहर से आती है और पॉल को देखकर समझ जाती है कि पॉल ने उसे चीट किया है। उसकी बीवी एक मॉल में जस्टिन को देखती है और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है क्योंकि उसे मालूम था कि जस्टिन और पॉल का चक्कर चल रहा है। इसके बाद पॉल पुलिस स्टेशन जाता है और असोल्ट वाली बात अपने ऑफिसर को बताता है। तब वो ऑफिसर उसे बताता है कि जेम्स अगर कंप्लेन ना करे तो उसे कुछ नहीं होगा। जो रिकॉर्डेड फुटेज है वो 1 महीने में अपने आप डिलीट हो जाएगी। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है जहां वो जेम्स को देखता है। जेम्स को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और जेम्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। इसके बाद यहाँ से फिर कहानी का पर्सपेक्टिव चेंज होता है और हम जेम्स के पर्सपेक्टिव से कहानी को देखते हैं। तो जेम्स के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो जेम्स एक ड्रग लेने वाला एडिक्ट है और छोटी मोटी चोरी भी करना उसका पेशा है। तो चोरी करने के लिए वो एक घर में जा रहा था जहां पॉल ने उसे देख लिया था। चोरी करने के बाद वो सोचता है कि चोरी करा हुआ सामान वो एक शॉप पर बेच देगा और जो भी उससे पैसे आएंगे उससे वो नशे का सामान खरीद लेगा। इसके बाद जेम्स एलेक्स के घर में जाता है जहां पर वो दारू वारू पीने लगता है। एलेक्स वही लड़का है जो अपनी क्लास में एकमात्र बालक था जो वहां पर बचा हुआ था। जेम्स एलेक्स के घर में जाता है और वहां पर चीज़ों को चुराना चालू करता है। तभी जेम्स नोटिस करता है कि एलेक्स के पेरेंट एकदम मूर्ति की तरह स्टैच्यू बन गए थे। वो हिलडुल भी नहीं रहे थे और लगातार एक तरफ ही देख रहे थे। इसके बाद जेम्स उन्हें इग्नोर कर देता है और बेसमेंट के अंदर जाता है। बेसमेंट के अंदर जाने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर गायब हुए 17 बच्चे खड़े हैं। जेम्स यहाँ उन 17 बच्चों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो 17 बच्चे जेम्स की तरफ बढ़ने लगते हैं, इसलिए जेम्स उस घर से भाग जाता है। अब बाहर जब वो सामान बेचने के लिए शॉप पर जाता है तो वहाँ पर मिसिंग बच्चों की फ़ोटो को देखता है। मिसिंग बच्चों की फ़ोटो के नीचे वो इनाम देखता है जहाँ पर काफ़ी सारा इनाम रखा होता है। उस इनाम के लालच में आकर वो इस इन्फॉर्मेशन को पुलिस स्टेशन देने के लिए गया था, लेकिन वहाँ बाहर उसे पॉल दिखाई देता है। पॉल ने जेम्स को पुलिस स्टेशन में नहीं आने दिया और उसका पीछा किया। जेम्स भागते हुए उसी जंगल में जाता है जहाँ पर उसे वही बुढ़िया दिखाई देती है। वो बुढ़िया अजीब तरह से दिख रही थी और वो उसे बार बार बुला रही थी। अब जेम्स डरते हुए एक टेंट के अंदर चला जाता है। बाहर से कोई टेंट के पास में आता है जिससे जेम्स अंदर काफी ज्यादा डर जाता है। जेम्स अपने हाथ में डिफेंस के लिए इंजेक्शन रख लेता है और जैसे ही बाहर से कुछ हरकत महसूस होती है जेम्स उस इंजेक्शन को बार बार उसके चेहरे में खोप देता है। जेम्स जब ध्यान से देखता है तो वो कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर पॉल था। पॉल ये सब देखकर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो जेम्स को किसी तरह अरेस्ट करता है और अपनी कार में डाल देता है। इसके बाद जेम्स उसे बताता है कि उसे गायब हुए सारे बच्चों के बारे में पता है। जेम्स उसे सारी बात बता देता है, जिसके बाद पॉल को भी उसकी बातों पर विश्वास होता है। इसके बाद वो चेक करने के लिए जेम्स को उसकी कार में ही छोड़ देता है और पॉल अकेला एलेक्स के घर में पहुंच जाता है। इसके बाद पॉल घर के अंदर जाता है और बहुत टाइम बाद में भी वापस इसके बाद पॉल एलेक्स के घर में जाता है, लेकिन कभी
इसके बाद पॉल एलेक्स के घर में जाता है लेकिन वापस नहीं आता। जेम्स वहीं कार में उसका इंतजार कर रहा था। पॉल काफी टाइम बाद हिप्नोटाइज यानी कि वशीकरण की पॉल काफी टाइम बाद गेट से बाहर आता है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने पजेस कर लिया है। इसके बाद वो कार के डोर को खोलता है और जेम्स को खींचकर एलेक्स के घर में वापस ले जाता है। और इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे पर्सपेक्टिव से कहानी दिखाई जाती है। यहाँ पर प्रिंसिपल मार्कस के पर्सपेक्टिव से कहानी आगे दिखाई जाती है। तो कहानी में हमने पीछे देखा था कि जस्टिन रात भर एलेक्स के घर के बाहर नजर रखी हुई थी। उसके पहले उसने उसके घर के अंदर झांक कर देखा था तो उसे उसके मॉम और डैड स्टेच्यू अवस्था में पाए गए थे। तभी उसने प्रिंसिपल मार्कस को कॉल करके बताया था कि हमें इस घर की जांच लीगली करना चाहिए। उसने तुरंत तो ये बात को इग्नोर कर दिया लेकिन उसके दिमाग में ये सब चीजें चल रही थी। तब मार्कस ने एलेक्स के पेरेंट को स्कूल में बुलाया तो उसके पेरेंट की जगह पर एक बूढ़ी औरत आई जो कि दिखने में बहुत अजीब तरह बेकार दिख रही थी। ये वही औरत है जो जेम्स को भी जंगल में दिखी थी। इस औरत का नाम ग्लैडिस है और इसका कहना ये था कि एलेक्स के पेरेंट बहुत ज़्यादा बीमार है इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो प्रिंसिपल उसे बोलता है कि मुझे सिर्फ एलेक्स के पेरेंट से मिलना है। अगर तुम उन्हें नहीं बुलाती हो तो मुझे घर पर जाकर सब कुछ खुद चेक करना पड़ेगा या फिर पुलिस को बताना पड़ेगा। इसके बाद हम मार्कस को उसके हस्बैंड के साथ उसके घर में देखते हैं जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तभी ग्लैडिस यानी कि वही बूढ़ी औरत उसके घर पर आती है। तब मार्कस दरवाज़ा खोलता है। तब मार्कस के मना करने के बावजूद भी वो जबरदस्ती उसके घर में घुस जाती है। इसके बाद ग्लैडिस एक अजीब तरह की लकड़ी निकालती है जिसपे काफी सारे कांटे और धागे लपेटे हुए थे। इस लकड़ी में मार्कस से रिलेटेड कुछ धागा वागा बंधा हुआ था जिससे कि वो मार्कस को पजेस करने वाली थी। उस लकड़ी को वो अपने हाथों में चुभोती है और अपने हाथों से खून निकालकर वो बाउल में डालती है और फाइनली वो एक बेल बजाती है जिससे मार्कस उसके वश में यानी कि वो पजेस हो जाता है। अब मार्कस पूरी तरह उसके कंट्रोल में हो चुका था। इसके बाद वो मार्कस के हस्बैंड के बाल लेती है और उस टहनी पर लपेटकर उसे तोड़ देती है। इसके बाद मार्कस उसके हस्बैंड को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और फाइनली उसके सिर को कुचलकर उसे मार डालता है। इस हमले में मार्कस की भी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। स्टिल अभी मार्कस जिंदा था और उसके वश में था। अब मैं यहाँ पर आपको समझा दूं कि जो ये बूढ़ी औरत है ये किसी को भी अपने वश में कर सकती है। वश में करने के लिए वो रिलेटेड इंसान की कुछ चीज़ें को यूज़ करती है और उस लकड़ी पर लपेटकर और घंटी बजाकर वो वश में कर लेती है और वो वश में करे हुए इंसान से किसी भी इंसान को मरवा सकती है। सबसे पहले वो किसी भी इंसान को अपने वश में कर लेती है और वश में करने के बाद वो उस इंसान को किसी दूसरे इंसान जिसे उसे मरवाना है उसके पीछे टारगेट कर देती है। जैसे ग्लैडिस ने मार्कस को वश में किया और उसके हस्बैंड को टारगेट बनाया तो मार्कस ने उसके हस्बैंड को ही मार डाला। जैसे आपको कहानी में पीछे याद होगा कि जस्टिन के भी बाल किसी ने काटे थे तो फाइनली वो बाल ग्लैडिस के पास अवेलेबल थे इसलिए ग्लैडिस ने वो बाल लकड़ी पर लपेटकर उसे तोड़ दिया। यानी कि मार्कस जो अभी ग्लैडिस के वश में है वो अब जस्टिन के पीछे बुरी तरह लग गया। और इसके बाद की कहानी तो आपको पता है। मार्कस पूरी तरह उसके पजेस में था और वो एकदम जस्टिन के पीछे आकर भिड़ गया। मार्कस जस्टिन के पीछे लग गया और उसे बुरी तरह मारने लगा। तभी वहां पर आर्चर था और आर्चर जस्टिन को किसी तरह प्रोटेक्ट करता हुआ हमें दिखाई दिया। किसी तरह जस्टिन स्टोर से भागी और मार्कस भी स्टोर से जस्टिन के पीछे भागा। आर्चर भी मार्कस का पीछा करने लगा। तभी उधर से कोई गाड़ी आई और मार्कस को बुरी तरह कुचल दिया। ये सब देखकर आर्चर काफी ज्यादा शॉक हो गया लेकिन वो उसने अपनी गाड़ी वहां से पलटाकर चला गया। इस घटना को देखकर आर्चर को पूरी तरह यकीन हो गया था कि जस्टिन का बच्चों को गायब करने में कोई हाथ नहीं है। इसके बाद आर्चर जस्टिन से मिलने के लिए आता है और उससे अच्छे से बात करता है। साथ ही वो दोनों तय करते हैं कि हम दोनों मिलकर बच्चों का पता लगाएंगे। जस्टिन भी इसमें हामी भर देती है और उसके साथ मिल जाती है। इसके बाद आर्चर जस्टिन को वही मैप दिखाता है जहाँ पर उसने 2 लाइन को इंटरसेक्ट किया था। आर्चर को यकीन होता है कि सारे बच्चे उस इंटरसेक्ट पॉइंट के आसपास ही होंगे। इसके बाद जस्टिन बोलती है कि इंटरसेक्ट पॉइंट वाला घर तो एलेक्स का घर है। इसके बाद दोनों कार से एलेक्स के घर के पास जाते हैं और काफ़ी देर तक इंतज़ार करते हैं। इसके बाद यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें कहानी आगे एलेक्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। तो एलेक्स अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, रोज़ अपने माता पिता के साथ रहना और स्कूल जाना और स्कूल से घर वापस आना। बस इसमें डिफरेंस ये था कि एलेक्स को कई लोग बुली करते थे, यानी उसे चिढ़ाते थे और गलत सलत अनाप शनाप बोला करते थे। एक दिन एलेक्स के पिता उसे बताते हैं कि उसकी आंटी ग्लैडिस वहाँ पर आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है इसलिए वो हमारे घर पर रहने के लिए आ रही है।
तभी एलेक्स थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर उस ग्लैडिस को देखता है, यानी कि उस बूढ़ी आंटी को देखता है जो कि एकदम मरने वाली हालत में होती है। वो बहुत बुरी तरह जख्मी और मरने वाली हालत में होती है। एलेक्स उसे देखकर डर जाता है। ग्लैडिस अपने साथ किसी तरह का प्लांट लेकर आई थी। खैर एलेक्स तैयार होता है और अगले दिन स्कूल जाता है, लेकिन स्कूल से छुट्टी वाले टाइम पर उसके फादर उसे लेने नहीं आते, तो मजबूरन एलेक्स को पैदल अपने घर पर जाना पड़ता है। और जब अपने घर पर एलेक्स जाता है तो अपने पेरेंट्स को देखकर शॉक हो जाता है। उसके पेरेंट कुछ भी बोल नहीं रहे थे और बिल्कुल स्टेच्यू बन गए थे। एलेक्स के पेरेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी के वश में हो गए हो। ये सब देखकर एलेक्स काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी एलेक्स के सामने वही बूढ़ी औरत आती है, यानी कि ग्लैडिस आती है, जो कि कल तक बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी लेकिन आज वो काफ़ी ज़्यादा जवान दिख रही थी। एलेक्स भी अपने पेरेंट को देखकर समझ जाता है कि इन दोनों को वश में करने वाला कोई और नहीं बल्कि ग्लैडिस है। ग्लैडिस एलेक्स को साफ साफ बोल देती है कि अगर तुम ये बात बाहर बताओगे तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को मार डालूंगी। इसके बाद ग्लैडिस अपनी कांटों वाली लकड़ी निकालती है और उस पर खून रगड़कर अपना रिचुअल परफॉर्म करती है। जैसे ही वो अपना रिचुअल परफॉर्म करती है, एलेक्स के पेरेंट अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगते हैं, यानी कि जो स्पून होता है उसे अपने गाल में खुपसने लगते हैं। एलेक्स उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश करता है लेकिन दोनों नहीं रुकते। इसके बाद ग्लैडिस लकड़ी को तोड़कर पानी में डालती है और वो दोनों रुक जाते हैं। ग्लैडिस एलेक्स को ये सब कराकर डरा रही थी ताकि एलेक्स ये सब चीज़ें बाहर ना बता पाए और उसका रिचुअल ऐसे ही चलता रहे। ग्लैडिस अपने साथ एक प्लांट घर में लाई थी और उसके साथ रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। तभी पीछे से एलेक्स आकर उसे देख लेता है। लोगों को पचेस करना या फिर वशीकरण करना ग्लैडिस का काम था और इस काम के लिए उसे लोगों की पर्सनल चीज़ें चाहिए थी, जैसे कि बाल हो गए या फिर कोई चीज़ जो वो रेगुलर यूज़ करते हो। अब ग्लैडिस ये सब इसीलिए करती थी क्योंकि वो जवान होना चाहती थी। वो लोगों को वश में करके उनकी एनर्जी अपने अंदर समा लेती थी ताकि वो और भी जवान दिख सके। अब एलेक्स को ही घर चलाना था। एलेक्स सारे घर की जिम्मेदारी संभालने लगता है क्योंकि उसके पेरेंट्स तो अब सिर्फ स्टेच्यू बन के रह गए थे। एलेक्स मार्केट भी खुद ही जाता है और सामान भी लाता है और सामान लाने के बाद अपने पेरेंट्स को स्पून की मदद से खाना भी खिलाता है ताकि वो जिंदा रह सके। अब ग्लैडिस ने उसके पेरेंट को बहुत टाइम से बंदी बना के रखा था, लेकिन ग्लैडिस का उन दोनों से पेट नहीं भरा था। उसे और भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, इसलिए वो बच्चों की एनर्जी चुराने का सोचती है। और तभी उसे आइडिया आता है और ग्लैडिस एलेक्स को बोलती है कि जो तुम्हारे क्लासमेट हैं उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें मुझे ला कर दो और ऐसा करने के बाद मैं तुम्हारे पेरेंट्स को आज़ाद कर दूंगी। इसके बाद एलेक्स ऐसा ही करता है और जो ट्रे लेबल होते हैं उन्हें चुराकर वो ग्लैडिस को दे देता है। उसी रात ग्लैडिस इन स्टिकर की मदद से उन बच्चों के ऊपर रिचुअल करती है और सारे बच्चे उसी के घर में आके छुप जाते हैं। और ये रिचुअल 2:17 पे कंप्लीट होता है, इसलिए सारे बच्चे उसी टाइम पर उसके घर पे आते हैं और कुछ इसी तरह से ये 17 बच्चे वहाँ से गायब हुए थे। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई और जस्टिन को भी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन एलेक्स मुंह नहीं खोला क्योंकि ग्लैडिस उसके साथ उसी के घर में रहती थी और उसने अभी भी उसके मॉम और डैड को बंदी बनाकर रखा था, यानी कि पजेस करके रखा था। जब पुलिस उसके घर पर चेकिंग करने के लिए आई तो सब कुछ उसने नॉर्मलाइज कर दिया, सारा घर साफ कर दिया और सारे बच्चे को फॉरेस्ट में छुपा दिया। यहाँ पर एलेक्स ने अपना वादा पूरा किया, यानी कि 17 बच्चों के स्टिकर उसे ला कर दिए, लेकिन ग्लैडिस ने उसके पेरेंट को अभी तक नहीं छोड़ा। वो एलेक्स को एक स्लेव की तरह ट्रीट कर रही है, यानी कि वो एलेक्स को ऑर्डर देती है और एलेक्स को वो सब करना पड़ता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि पॉल और जेम्स जो कि उस घर के अंदर गए थे उन्हें भी पजेस कर लिया गया है। इसके बाद ग्लैडिस एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी और उसके रिचुअल में कोई बाधा ना आए, इसलिए उसने एक नमक यानी कि सॉल्ट की लाइन बना दी थी ताकि अगर उस सॉल्ट को कोई भी क्रॉस करे उसके द्वारा वशीकरण किए गए इंसान उनके ऊपर बहुत जोरदार हमला करके उन्हें मार डालेंगे। अब मूवी ने सारे लोगों के पर्सपेक्टिव से हमें कहानी समझा दी है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ेगी। अब कहानी वहाँ पर आ जाती है जब आर्चर और जस्टिन एलेक्स के घर के बाहर खड़े हैं। पॉल ग्लैडिस के वश में था, इसलिए ग्लैडिस घर के बाहर आता है और इशारे से जस्टिन और आर्चर को घर के अंदर बुलाता है। अब जैसे ही जस्टिन और आर्चर घर के अंदर आते हैं वो नमक वाली लाइन को क्रॉस कर देते हैं और ग्लैडिस ने ऐसा रिचुअल परफॉर्म करके रखा था कि अगर वो कोई नमक वाली लाइन को क्रॉस करे तो पॉल उन्हें बहुत बुरी तरह मार डालेगा। तो इसी तरह जस्टिन और आर्चर ने उस नमक वाली लाइन को क्रॉस कर दिया, जिस कारण से पॉल इन दोनों के पीछे भिड़ गया।
आर्चर इन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश करता है और बहुत मारता है, लेकिन ये फिर भी वापस खड़े होकर इन दोनों को मारने लगता है। इसके बाद इन तीनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हाथापाई होती है और फाइनली पॉल की गन उठा लेती है जस्टिन और सीधा मार देती है पॉल को, जिससे पॉल फाइनली मारा जाता है। इसके बाद वो जेम्स के सिर पे गोली मारती है और जेम्स भी वहीं पर मारा जाता है। इससे जस्टिन एक बात तो समझ चुकी थी कि जिन लोगों को भी वश में किया है उनके सिर पर गोली मारकर उन्हें मारा जा सकता है। इसके बाद आर्चर बेसमेंट में जाता है, जहां पर उसे 17 की 17 बच्चे भी दिखाई देते हैं। वो बेसमेंट में जाकर अपने बेटे मैथ्यू को ढूंढने लगता है। मैथ्यू उसे दिख भी जाता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से ग्लैडिस आती है और उसके बाल काट लेती है। बाल काटने के बाद वो उसे भी वशीकरण में कर लेती है और जस्टिन के पीछे उसे भिड़ा देती है। इसके बाद आर्चर जस्टिन के ऊपर हमला करने लगता है। इसके बाद एलेक्स उस साल्ट लाइन को क्रॉस कर देता है, जिस साल्ट लाइन के दूसरी तरफ उसके पेरेंट्स को खड़ा किया गया था। यानी कि अगर वो साल्ट लाइन को कोई क्रॉस करता है तो उसके पेरेंट उसके पीछे भिड़ जाएंगे। इसके बाद एलेक्स उस साल्ट लाइन को क्रॉस कर देता है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे ही मारने लगते हैं। एलेक्स उसके पेरेंट्स से बचते बचते किसी तरह उस कमरे में चला जाता है जहां पर ग्लैडिस रिचुअल परफॉर्म करती थी। वहां जाकर एलेक्स देखता है कि अब ग्लैडिस जब रिचुअल परफॉर्म कर रही थी तो एलेक्स उसे ध्यान से देखता था। जिस तरह एलेक्स भी कहीं ना कहीं उसके रिचुअल को सीख चुका था, इसलिए वो सेम उसी की तरकीब उसी के ऊपर अपनाता है। वो उस प्लांट से एक लकड़ी तोड़ता है, उस लकड़ी के ऊपर वो ग्लैडिस के ही बाल लपेट देता है और अपना खून उस लकड़ी को देकर उसे तोड़ देता है। यानी कि जितने भी पजेस लोग वहां पर थे ग्लैडिस के पीछे ही लग जाते हैं। ग्लैडिस उस घर के बाहर भागना चालू करती है, लेकिन वो सारे बच्चे उसके पीछे भागते हैं। वो सारे बच्चे किसी ज़ॉम्बी की तरह उसके पीछे पड़ गए थे। वो किसी भी तरह उससे दूर नहीं जाने का नाम ले रहे थे, लेकिन ग्लैडिस किसी तरह इन बच्चों के हाथ में आ जाती है और ये बच्चे ग्लैडिस का चीथड़े चीथड़े मचा देते हैं। और जैसे ही ग्लैडिस खत्म होती है सारे बच्चे के ऊपर से वशीकरण हट जाता है। इसी तरह 17 की 17 बच्चे अब वापस आए और जिसका क्रेडिट जाता है एलेक्स को, और इन्हें फंसाने का भी क्रेडिट जाता है एलेक्स को। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्चर भी अपने होश में आ जाता है और जस्टिन की भी जान बच जाती है। आर्चर यहाँ फाइनली अपने बेटे मैथ्यू से मिल लेता है, लेकिन मैथ्यू कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि मैथ्यू और बाकी 17 बच्चे साथ ही एलेक्स के पेरेंट को वशीकरण में काफी टाइम हो चुका था, जिस कारण से उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि एलेक्स के पेरेंट 2 साल हो गए लेकिन अभी तक कुछ बोले नहीं हैं। उन्हें अभी भी एलेक्स खाना खिलाता है और इसी तरह वो जिंदा है। बाकी 17 बच्चों की बात करें तो उसमें से कुछ 1 साल बाद रिकवर हुए और बाकी कुछ अभी तक नहीं बोल पा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी वेपन मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ डाउट जरूर है। कुछ डाउट जो आपके मन में जरूर आए होंगे उनको मैं कुछ थ्योरी बताकर आपके मन का डाउट खत्म करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि इस वीडियो में ही मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दिया था कि ग्लैडिस अपने साथ एक प्लांट लेकर आई थी। उस प्लांट की एक लकड़ी को तोड़कर जिस भी इंसान को वशीकरण करना होता है उस इंसान की पर्सनल चीज़ें जैसे बाल या नेम प्लेट या फिर कोई भी ऐसी पर्सनल चीज़ें जो वो रेगुलर यूज़ करता है उस चीज़ को वो लकड़ी के ऊपर लपेट लेती थी और लपेटने के बाद अपना खून उस लकड़ी को देती थी और एक घंटी बजाकर उसे अपने वश में कर लेती थी। अब जो भी व्यक्ति के ऊपर उसने वशीकरण किया वो व्यक्ति उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता, किसी की जान तक भी लेने को तैयार हो जाता और जिस पर भी हमला करना है या फिर जिसे भी मारना है उसके बाल फिर से उस लकड़ी के ऊपर लपेटकर उसे तोड़ दिया जाता था। फिर जिस व्यक्ति पर वशीकरण किया है वो व्यक्ति उस व्यक्ति के पीछे लग जाता था जिसका स्टेम ग्लैडिस ने तोड़ा होता है और वो वशीकरण वाला व्यक्ति तब तक वो हमला बंद नहीं करता जब तक कि ग्लैडिस उसकी लकड़ी को पानी में न डाल दे। अब ग्लैडिस ऐसा क्यों कर रही थी? ग्लैडिस ऐसा इसीलिए कर रही थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी और वो दूसरों को पजेस करके या फिर दूसरों को अपने वश में करके उनकी लाइफ को अपने अंदर समाती थी, जिससे वो काफ़ी जवान भी दिखने लगी थी। उसने एलेक्स के पेरेंट को काफ़ी टाइम तक इस्तेमाल किया और इसी कारण से वो 2 साल के बाद भी रिकवर नहीं हो पाए। और बच्चों की बात करें तो कुछ बच्चे 1 साल बाद रिकवर हो गए और बोलने भी लगे क्योंकि बच्चों को कुछ कम टाइम तक वशीकरण किया गया था। इसके बाद आर्चर के वशीकरण की बात करें तो आर्चर तुरंत ही ठीक हो गया क्योंकि उसके ऊपर वशीकरण करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और इस वशीकरण के बीच में जो भी आता था या फिर जो भी परेशानी उसे होती थी अपने वशीकरण करे हुए व्यक्ति का इस्तेमाल करके उसे मार डाला करती थी। मतलब वशीकरण किया हुआ व्यक्ति एक टारगेट वेपन की तरह काम करता था। वशीकरण किया हुआ व्यक्ति उसी को मारता था
जिसे ग्लैडिस ने टारगेट किया हुआ होता है, और इसीलिए इस मूवी का नाम भी वेपन है, यानी कि एक ऐसा वेपन जो उसी को मारे जिसे टारगेट किया गया हो। अब तीसरी बात आती है कि ग्लैडिस आखिर कौन है। तो ग्लैडिस अपने आप को एलेक्स की आंटी बताती है, लेकिन वो उसकी आंटी नहीं है। वो कोई विच है या फिर कोई ऐसी शैतानी शक्ति जिसे जिंदा रहने के लिए लोगों की लाइफ चाहिए। इसलिए उसने सबसे पहले अपने आप को जिंदा रखने के लिए एलेक्स के पेरेंट को वश में किया, और जैसे ही ग्लैडिस थोड़ा ठीक महसूस करने लगी, उसने 17 बच्चों को वश में कर लिया। फिल्म में जस्टिन बच्चों की बहुत ज़्यादा परवाह करती थी, कभी बच्चों को अपने घर पे छोड़ देना या फिर बच्चों का लाड़ करना, और यही कारण है कि सारे पेरेंट्स उसे ही दोषी मान रहे थे। उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि जस्टिन हमारे बच्चों की ज़्यादा केयर करती थी, तो कहीं जस्टिन ने ही हमारे बच्चों को चुरा न लिया हो। जस्टिन सच में बच्चों की केयर करती थी और सभी के बारे में अच्छा सोचती थी। आर्चर ने भी जस्टिन को गलत समझ लिया, लेकिन बाद में आर्चर और जस्टिन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को सॉल्व कर दिया। तो ओवरऑल मूवी की बात करें तो सबसे पहले ग्लैडिस नाम की एक बूढ़ी औरत थी जो कि मरने की हालत में थी, और एलेक्स के पेरेंट का इस्तेमाल करने के बाद उसने उन बच्चों का इस्तेमाल किया जो कि जस्टिन के क्लास में पढ़ते थे। लेकिन 17 बच्चों के गायब होने से सारा टाउन काफ़ी ज़्यादा घबरा गया और बहुत तगड़ी इन्वेस्टिगेशन करने लगा। तो कहीं ग्लैडिस का भांडा फूट न जाता, इसलिए वो उस टाउन से भागना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही जस्टिन और आर्चर वहाँ पर आ गए, और सेम टाइम पर एलेक्स ने भी अपना दिमाग चलाकर ग्लैडिस का रिचुअल सीख कर उसी के ऊपर परफॉर्म कर दिया, जिससे सारे बच्चे ग्लैडिस के पीछे लग गए और ग्लैडिस को फाइनली मार दिया। ग्लैडिस के मरते ही सारे बच्चों के ऊपर से वशीकरण हट गया, और इसी तरह सारे बच्चे धीरे धीरे ठीक होने लगे। लेकिन अभी भी हमारे मन में एक सवाल ये आता है कि ग्लैडिस ने आखिर एलेक्स को क्यों वश में नहीं किया। एलेक्स को वश में इसलिए नहीं किया क्योंकि एलेक्स का इस्तेमाल करके कि वो और बच्चों के ऊपर रिचुअल परफॉर्म करना चाहती थी। अगर इन 17 बच्चों के ऊपर सक्सेसफुली रिचुअल परफॉर्म हो जाता तो उसके बाद वो एलेक्स की मदद से और भी बच्चों को फंसाती, यानी एलेक्स एक तरह से उसके लिए काम का साबित होने वाला था। इसलिए उसने एलेक्स के ऊपर रिचुअल परफॉर्म नहीं किया। तो दोस्तों फाइनली इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है, और आपको इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलूँगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।